केमिकल प्रॉपर्टीज बढ़ रहे थे, है ना, रासायनिक गुणधर्म। अब देखो बेटा, रासायनिक गुणधर्म में यदि हम देखेंगे तो जो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें ये देखना है कि जो ये एसिड हमने बनाए हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, एस्टिक एसिड हो गया, इनके साथ कौन कौन क्या क्या अभिक्रिया हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो पहले हम लिखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, पहले हम एस्टिल क्लोराइड का बनना, है ना, या फॉर्मेशन ऑफ एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड का बनना, ठीक है ना, एसाइल क्लोराइड इसका बनना है बेटे। कैसे कैसे बन सकता है ये एस्टिल क्लोराइड, है ना। तो एस्टिल क्लोराइड क्या होगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले सकते हैं हम, जैसे हम ले सकते हैं इसमें एक CH3 COOH, मान लीजिए एस्टिक एसिड लिया हमने, और इस पर यदि हम PCl5 की रिएक्शन करवाएं, PCl5 या PCl3, ठीक है ना, PCl3 की रिएक्शन करवाएंगे, तो मैंने कहा था आपको कि जब PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा H3PO3 निकलता है, ठीक है ना, और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 हो जाएंगे, और क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएंगे 3 मॉलिक्यूल CH3COCl। देखो एस्टिल क्लोराइड बन गया, इससे क्या बना, एस्टिल क्लोराइड, किससे, एस्टिक एसिड से। इसी प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, PCl5 से बना सकते हैं। यदि हम क्या लें यहाँ पर CH3COOH लें और यहाँ पर PCl5 की रिएक्शन करवाएं, जब PCl3 की रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो ये H3PO3 बनाता है, और जब PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो POCl3 बनाता है, ठीक है ना। ये कन्फर्म है, अलग अलग मान के चलिए, कहीं पर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो ये, है ना, और प्लस इसमें HCl निकलता है, और यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ पर बन जाएगा CH3COCl बन जाएगा, एस्टिल क्लोराइड। ये हम एसाइल क्लोराइड बना रहे हैं या एसिटिल क्लोराइड बना रहे हैं, है ना। और भी मेथड है, जैसे मान लीजिए हमने लिया एस्टिक एसिड, इस पर थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन करवा देते हैं, ठीक है ना, इसको थायोनिल क्लोराइड कहते हैं, और थायोनिल क्लोराइड से भी क्या बनता है, CH3COCl, और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा, और प्लस HCl। ये है इसके बनाने की विधियां, यानी कि एस्टिल क्लोराइड, हम इससे एस्टिल क्लोराइड बना सकते हैं, एस्टिल क्लोराइड, ठीक है ना, CH3COCl। तो एस्टिक एसिड से एस्टिल क्लोराइड आसानी से बन सकते हैं। इसमें थोड़ा और आगे देखें बेटा, जो एस्टिल क्लोराइड बन गया, फिर अन्य फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड कंपाउंड, एनहाइड्राइड कंपाउंड भी इससे बन सकते हैं। यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो एनहाइड्राइड, एस्टिक एनहाइड्राइड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। सपोज हमने यहाँ पे लिया एस्टिक एसिड, तो एस्टिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, एस्टिक एसिड से ही ले रहे हैं, है ना, CH3COOH। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल एस्टिक एसिड लेते हैं, और इसको क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, P2O5, इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, और गर्म करने से यहाँ क्या हो जाएगा, H2O निकल जाएगा, देखो H2O, है ना, और बाकी जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा कैसे, CH3CO ऊपर बचा, नीचे क्या बचा, CH3CO, और एक ऑक्सीजन और बचा हुआ है, तो ये ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया, और प्लस इसमें H2O निकला। इसका नाम क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ये बनेगा बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड भी इससे हम बना सकते हैं। उसके बाद एस्टर भी बन सकता है, यदि हम एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यदि हम क्या करें, एस्टर का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर बन सकते हैं। एस्टर क्या होता है, जिनमें बीच में क्या होता है बेटा, तो बीच में क्या होता है, CO ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप होता है, तो उसे हम एस्टर कहते हैं, जिसमें ये वाला ग्रुप होगा। यहाँ पर कैसे बनेगा, जैसे हम लेंगे एस्टिक एसिड CH3COOH, और
और इस पर क्या करवा देंगे, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं, एथेनॉल CH3 CH2OH, ये देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लेंगे, किसी अम्ल को लेंगे, एस्टिक अम्ल, या हम लेंगे यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ये मालूम क्या बना देता है, ये बना देता है CH3COO और CH2CH3 एथिल एस्टेट, और प्लस इसमें क्या हुआ, H2O निकल गया। ये क्या बना बेटा, एथिल एसिटेट बना, और प्लस इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाएंगे, ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। इसके ये तो हो गया हमारे पास एस्टर का फॉर्मेशन, कैसे कैसे हम एस्टर को बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है एसिडमाइड बना सकते हैं, एस्टाइमाइड, जो एस्टिक एसिड है इससे हम एस्टाइमाइड बना सकते हैं। एस्टाइमाइड क्या होता है, जिसमें एमाइड ग्रुप होता है, जिसमें CONH2 लग जाए वो एमाइड ग्रुप होता है। अब इससे ये बनाना हमने, मान लीजिए CH3 है, CONH2 बनाना है, ये वाला, तो कैसे बन सकता है, जिस देखो हमने लिया एस्टिक एसिड CH3COOH, और इस पर हम रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया की NH3। लेकिन सबसे पहले क्या होता है बेटा, इसमें ये अमोनिया जुड़ जाता है, और जुड़ने से क्या बना देता है, CH3COONH4 बना देता है। जब ये NH4 बन जाए फिर हम इसको गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद ही बना देगा CH3CONH2, ठीक है ना, प्लस इसमें क्या होगा, एक तो निकलेगा NH2 तो यहीं आएगा, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये है एस्टामाइड, क्या है, एसिटामाइड। तो ये एस्टामाइड इस विधि से हम बता सकते हैं इसको, ठीक है। अन्य रिएक्शन है बेटा, अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जो इस ग्रुप के कारण होती है, COOH, ये एसिड है, इसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं हम लिख लेते हैं एसिड के कारण, कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए बेटा हमने लिया फॉर्मिक एसिड, लेते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। फॉर्मिक एसिड क्या होता है, HCOH, ये फॉर्मिक एसिड है। तो इस पर हम क्या करवाएंगे, सबसे पहले करवाते हैं हम HI की रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन। तो इसमें 6 मॉलिक्यूल HI लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, और इसमें क्या करते हैं, रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में इसका रिडक्शन हो जाता है, अपचयन होता है ना, और अपचयन होने से क्या बना देगा, ये बना देगा CH4 प्लस 2 मॉलिक्यूल H2, और प्लस क्या होगा 3I2। यहां पर हम मीथेन भी बना सकते हैं, इससे क्या बन सकता है, मीथेन भी बन सकता है, ठीक। ये मीथेन बन जाएगा। एक और रिएक्शन भी हो सकती है, जैसे मान लीजिए किसके साथ हो सकती है, यहां पर लेते हैं एस्टिक एसिड। तो एस्टिक एसिड होता है CH3COOH, और इस पर भी हम क्या करेंगे, 6 मॉलिक्यूल HI की रिएक्शन करवाएंगे, और यहां पर भी क्या लेंगे, लाल फास्फोरस, ZB, है ना, लाल फास्फोरस। तो यहां पर क्या बनेगा बेटा, यहाँ एथेन बन जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, एथेन, यानी कि CH3 और प्लस क्या होगा 2 मॉलिक्यूल H2 और प्लस 3I2। तो यहाँ क्या हुआ कि जो एसिड है उसका भी हम रिडक्शन करके, रिडक्शन किस में, 6HI के साथ, लाल फास्फोरस, और हम एल्केन भी बना सकते हैं, है ना, एल्केन, मेथेन, एथेन भी बन सकता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा, इसमें देखो इसके बाद है कोलवे इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस, है ना, इसको हम कह सकते हैं विद्युतीय संश्लेषण कह सकते हैं इसको, है ना, विद्युतीय कोलवे का विद्युतीय संश्लेषण, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस।
ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस क्या होगा, यहाँ सबसे पहले क्या लेते हैं, या जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम साल्ट हो या पोटेशियम साल्ट हो। सोडियम साल्ट किस प्रकार से होगा बेटा, जैसे माना हमने लिया HCOO के, ये पोटेशियम साल्ट है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और इसको जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसका, तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, ये दो भागों में टूट जाता है। एक तो टूटेगा HCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव, ठीक है, दो पार्ट में टूटेगा, यानी कि दो भागों में टूट जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमेशा होता है, यहाँ पर ऐसा होता है जैसे यहाँ पर बिजली का कुछ दो इलेक्ट्रोड डाले और इसमें क्या कर दिया, ये पोटेशियम क्या डाला, पोटेशियम, या इसको कह सकते हैं पोटेशियम फॉर्मेट कह सकते हैं, है ना, पोटेशियम फॉर्मेट डाला तो यहाँ पर HCO है, ये दो भागों में टूट जाएगा बेटा, एक तो HCO माइनस बन जाएगा और K पॉजिटिव बन जाएगा, अलग अलग भागों में इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है ना। और इसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। अब जब ये बन जाए, ऐसे दो भागों में टूट जाए, फिर ये अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 2 मॉलिक्यूल इसके लिए, है ना, तो यहाँ 2 ये बन जाएंगे, 2K पॉजिटिव बन जाएंगे। अब ये क्या होगा, ये दोनों मिल करके यहाँ से जो ये बना है ना, यहाँ पर क्या बनेगा, ये एक तो बन जाएगा इसमें CH4 बन जाएगा, ये बन पाएगा CH4 नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा H2, दो हाइड्रोजन है इसमें H2 और प्लस 2 CO2 बनेगा, H2 प्लस CO2, है ना। और प्लस इसमें क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन भी तो निकलेंगे इसमें, ये दो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए। ये जब दो इलेक्ट्रॉन निकले तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये कहाँ चले गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस K के द्वारा लिए गए, है ना। और यहाँ देखोगे तो ये जो K है ना, ये 2K पॉजिटिव है, इसने दो इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बन गया, 2K बन गया, है ना, दो पार्ट में टूट गया। तो यहाँ पर कोल्बे सिंथेसिस में क्या होगा, इसको हम दूसरे उसमें भी समझते हैं। देखो कोल्बे सिंथेसिस कैसे लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं CH3 COO और K लेते हैं, इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। जैसे यहाँ पर हमने CH3 लिया ना, तो इसमें दो भाग बन जाते हैं, पानी में घोला और घोलने के बाद विद्युत धारा प्रवाहित की, तो ये दो भागों में टूट जाते हैं। और टूटेंगे कैसे, 2 मॉलिक्यूल CH3 COO नेगेटिव बन जाएंगे और प्लस 2K पॉजिटिव बन जाएगा। जब ये आगे क्या होगा, ये यहाँ पर रिएक्शन होगी तो ये क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और प्लस 2 मॉलिक्यूल CO2 निकल जाएंगे। अब दो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेंगे वो ये ले लेगा और प्लस क्या होगा, 2K पॉजिटिव, 2K बना देगा, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन लेकर के 2K बन जाएगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइसिस में ये रिएक्शन होती है ना। यहाँ पर कैथोड और एनोड होते हैं जिसके कारण ये अभिक्रिया होती है। तो ये है बेटा कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक सिंथेसिस। अब उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडा लाइम, है ना, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। तो सोडा लाइम थोड़ा अलग शब्द है, लेकिन देखो जैसे सोडा लाइम है तो हम क्या करते हैं, CH3COOH ले लिया मान लीजिए, और रिएक्शन तो होती सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, लेकिन इसको सोडा लाइम इसलिए कहा जाता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में होती, तो सोडा ये हो गया और लाइम ये हो गया, लाइम माने चूना, है ना। इसको दोनों को मिला करके सोडा लाइम कहा जाता है, रिएक्शन विद सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, इससे जब हम इस प्रकार से रिएक्शन करवाएंगे तो पहली जो रिएक्शन होगी ये क्या बना देगा, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ बना देता है, ये बना देता है CH3COONA और प्लस इसमें H2O निकल जाता है। फिर ये अगेन रिएक्शन करता है, देखो CH3
COONA लिया हमने, और इस पर हमने क्या किसकी रिएक्शन करवाई, NaOH की रिएक्शन करवाते हैं। तो जब हम रिएक्शन NaOH के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो किस चीज का फॉर्मेशन होगा, देखो यहां से क्या होगा, Na2CO3 निकल जाएगा, Na2CO3। देखो जब यहाँ पर Na2CO3 निकलेगा तो ये क्या बना देगा, ये CH4 बन जाएगा, देखो मीथेन बन गया, और प्लस इसमें क्या हुआ, Na2CO3। तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि जब हम क्या करते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की और कैल्शियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। तो यहाँ है रिएक्शन विद सोडा लाइम, हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि रिएक्शन विद सोडा लाइम, ये सोडा है बेटा, सोडा लाइम, सोडा लाइम हम कह सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए, तो फिर एक बार हम ले लेते हैं, ये तो हमने एस्टिक एसिड लिया, क्या लिया, एस्टिक एसिड। यहाँ पर लेते हैं फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड है, HCOH क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसकी फिर रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम समझ में आ रहा है, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन होती है किसके साथ, चूने के साथ। देखो चूना भी लेते हैं, ये चूना है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और ये लाइम चूना है, लाइम यानी चूना, तो दोनों को मिला करके सोडा लाइम कहा जाता है। यहाँ पर भी क्या होगा, जब हम इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम के साथ, तो यहाँ H2 बनेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और प्लस क्या होगा, अब दो पार्ट में करते हैं, पहले इसको एक पार्ट में नहीं, दो पार्ट में। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, HCONA बनेगा, और प्लस इसमें H2 निकलेगा। इसका नाम है बेटा सोडियम फॉर्मेट, इतने का नाम क्या है, फॉर्मेट है, और ये सोडियम लगाओ तो सोडियम फॉर्मेट हो जाएगा। जैसे सोडियम फॉर्मेट HCONA है, इसकी हम रिएक्शन जैसे NaOH के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो यहाँ देखो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडा लाइम है ना, और यहाँ पर बन जाएगा बेटा H2 प्लस CO2 है ना, CO2 बनेगा, साथ साथ में और कुछ बनेगा इसमें, Na2CO3 है ना। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको Na2CO3 बन सकता है, देखो Na2CO3 सीधे एक साथ है ना, क्या बन जाएगा, इसको H2O ना लेकर के हम सीधे लिख लेते हैं Na2CO3, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी जब हम किसके साथ, फॉर्मिक अम्ल के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है, नेक्स्ट एंड लास्ट रिएक्शन है, सेकंड लास्ट, सॉरी लास्ट कह रहा हूँ। देखो इसमें क्या होगा, रिएक्शन विद हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड मैंने बताया था आपको, हाइड्राजोइक एसिड। ये हाइड्राजोइक क्या होता है बेटा, यदि यहाँ पर देखेंगे हाइड्राजोइक क्या हुआ, देखो हम कहते हैं बेंजीन डाइएजो है ना, तो यहाँ पर जहां पर हाइड्राजोइक का मतलब होता है, ये होगा HN3, क्या होगा, HN3, इसके साथ हमें रिएक्शन करवानी है, ठीक है। तो किस प्रकार से होगी, हम लेंगे यहाँ पर लेंगे एस्टिक एसिड, मान लीजिए हमने क्या लिया, एस्टिक एसिड। इस रिएक्शन को नाम दूसरा है बेटा स्टीमिड रिएक्शन, ठीक है ना, स्टीमिड रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम क्या लेंगे, यहाँ पर एस्टिक एसिड लेते हैं CH3COH है ना, और इस पर हम क्या करवाएंगे, HN3 की रिएक्शन करवाते हैं, और यहाँ पर लेंगे कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, और जैसे ही इसके साथ रिएक्शन करवाता है बेटा, तो ये क्या कर देता है, ये बना देता है हमारे पास, ये बन जाएगा RC, और यहाँ पर लिख देंगे डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड से N3 जुड़ जाएगा, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। H2O कैसे, ये यहाँ से ये इसके साथ रिएक्शन करके H2O बना देता है। फिर ये इनकम्प्लीट है बेटा, है ना, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन फिर कैसे होगा, फिर इसमें से जैसे हम इसको क्या करेंगे,
गर्म करेंगे, गर्म करने पर ये क्या होगा, नाइट्रोजन इसमें से निकल जाएगा। अब जब नाइट्रोजन निकल जाएगा तो क्या बनेगा, आर सी, और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा ही, लेकिन नाइट्रोजन क्या होगा, सिंगल बॉन्ड के रूप में ऐसे रहेगा। इसमें क्या होगा, साथ साथ में नाइट्रोजन भी अलग निकल जाएगा। फिर जब ये कंप्लीट हो जाए बेटा, जैसे ये बन गया, इसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ रीअरेंजमेंट होता है। इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आकर के इसके बीच में जुड़ जाता है, ठीक है ना। और जो ये आर है ये यहाँ इस पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनाएगा ये बन जाएगा आर आर एन, और डबल बॉन्ड फिर आएगा, फिर सी, फिर डबल बॉन्ड ओ। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके डबल बॉन्ड यहाँ, ऑक्सीजन यहाँ शिफ्ट हो गए, तो इसने क्या किया, ये जो आर था वो इस तरफ आ गया। रीअरेंजमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, है ना। पुनर्विन्यास के द्वारा ही इस प्रकार का कंपाउंड बना। फिर क्या होगा इसमें, ये बेसिक मीडियम में, यानी बेसिक मीडियम में क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया करेगा और ये बना देगा आर, और यहाँ पर बन जाएगा NH2, और प्लस इसमें क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। हमने CH3 ले रखा बेटा, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ हमने CH3 ले रखा है, तो यहाँ पर भी हमारा प्रत्येक पोजीशन पर CH3 होगा। यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, और यहाँ भी CH3। इन पोजीशन पर हम क्या करेंगे, CH3, मैंने थोड़ा सा मिला है, इन पोजीशन पर हम CH3 लिख लेते हैं। क्या करेंगे, CH3 यहाँ पर आएगा, क्योंकि हमने CH3 ले रखा ना शुरू में, ये CH3 हो जाएगा, ये CH3 हो गया, यहाँ पर CH3 होगा, और इस पोजीशन पर भी CH3 होगा, है ना, दो बार लिख लिया CH3। इस प्रकार से मेथिलामीन हमारे पास बन जाएगा। तो ये था बेटा स्टीमेटिक रिएक्शन, है ना। थोड़ा नाम इसका कठिन है, लेकिन इसको याद रखना है, स्टीमेटिक, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आता बेटा हमारे पास जो एस्टिक एसिड है। एस्टिक एसिड में एक ग्रुप है, और वो ग्रुप मालूम क्या है, वो ग्रुप है कार्बोनिल समूह। देखो जी, यदि हम देख रहे हैं CH3 और उसके बाद C डबल बॉन्ड O, और तब OH होता है, एसिड में S होता है, तो कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होंगी। अभी तक जो हम अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे वो किसके कारण पढ़ रहे थे, इस पूरे ग्रुप के कारण पढ़ रहे हैं। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होंगी, किसके कारण होंगी, ये होंगे हमारे पास CO ग्रुप, और ये कार्बोनिल समूह बेटा, क्या है, कार्बोनिल समूह। तो इसके कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो सकती हैं, देखो पहली जो रिएक्शन है इसमें, जो पहली रिएक्शन है वह है हुन्स डेकर रिएक्शन। किसी को मालूम है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हुन्स डेकर रिएक्शन, हुन्स डेकर रिएक्शन, हुन्स डेकर रिएक्शन। क्या होता है बेटा हुन्स डेकर रिएक्शन, हुन्स डेकर रिएक्शंस क्या होती हैं, यहां पर हम क्या लेते हैं, CH3COOH, सिल्वर एसिटेट लेते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, है ना, सिल्वर एसिटेट बोलते हैं इसको, सिल्वर एसिटेट। और इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, Br2 के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है हुन्स डेकर। और यहाँ पर क्या लेते हैं, CCl4 लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जैसे इसके साथ रिएक्शन होती है बेटा, तो ये क्या बना देता है, ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेता है, एल्केन, ठीक है ना, एल्किल ब्रोमाइड, सॉरी। यहाँ पर बन जाएगा CH3Br बन जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर एक AgBr भी बनेगा, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा। देखो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, AgBr ही हो गया, और CH3Br, इसका नाम क्या है, मेथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं, या ब्रोमोमेथेन भी इसको कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये है बेटा हुन्स डेकर रिएक्शन, Br2 के साथ रिएक्शन होगी, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होकर के क्या बना देता हमारे पास, मेथिल ब्रोमाइड बना देता। फिर आगे नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है कैल्शियम साल्ट के द्वारा, है ना, जो कैल्शियम साल्ट होता है इसके द्वारा भी
बनाया जा सकता है। तो कैल्शियम साल्ट हम ले लेंगे, और वो होता है शुष्क आसवन। शायद ये पिछले साल या इस साल जो हमारे पास बैक पेपर था उसमें पूछी गई थी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं CH3 CO, ये दोनों ऐसे, और कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्ट्रिक एसिड लिया हमने, है ना। जैसे हम इसको गर्म करते हैं बेटा, ये पूछी गई थी बेटा, इस समय बोर्ड में पूछी गई थी। इसको जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, इसका आसवन करते हैं, तो यहाँ देखो इसमें क्या होगा, ये CaCO3 तो बनेगा ऐसे, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और CH3, और ये बन गया CO। इसका नाम क्या था बेटा, CH3CO, CH3 का नाम क्या है, प्लस इसमें कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा CaCO3। ये क्या बना, एसीटोन, इसको बोलते हैं बेटा एसीटोन, एस्टोन बन गया, है ना। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट जब गर्म करेंगे तो इस टाइप से बन सकता है, एस्टोन बन सकता है। इसमें यदि इसकी जगह हम कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, मान लीजिए हम कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, ये कैल्शियम फॉर्मेट है ना, और इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी CaCO3 बन निकलेगा, देखो CaCO3, है ना, और यहाँ पर बन जाएगा HCHO, SCHO, और प्लस क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखना आपको, ये क्या बना देता, फॉर्मेल्डिहाइड बना देता। और जब इन दोनों के मिश्रण को गर्म करते हैं, इसका और इसको दोनों को मिला करके गर्म करेंगे, तब एस्टरडिहाइड बनेगा। तब क्या बनेगा, एस्टरडिहाइड। इस प्रकार से हम डिस्टिलेशन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, यह अभिक्रिया कंप्लीट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं, अब ये तो किसके कारण, CO के ग्रुप के कारण। नेक्स्ट है, इसके बाद है जो इसमें एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे देखो ना CH3COOH। अब कुछ अभिक्रियाएं इसके कारण होती है, जो ये एल्किल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसके कारण किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, और इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की अभिक्रिया। ये जो इसके कारण जो अभिक्रियाएं होंगी बेटा, वो काफी इंपॉर्टेंट भी है, उसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज। ये भी पूछी गई है, बोर्ड में पूछी गई है ना, वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, ये है बेटा हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन। अब इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने एस्ट्रिक एसिड लिया, हमने Cl2 की रिएक्शन करवानी, रिएक्शन विद Cl2, ठीक है ना। अब Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो ये Cl2 यहाँ रिएक्शन करेगा, इस वाले पे रिएक्शन करेगा, और किस प्रकार से बनाएगा, देखो यहाँ पर क्या हुआ, CH2 हो गया, थ्री था ना, CH2 हो गया, और एक Cl यहाँ लग गया, देखो एक Cl लग गया, और बाकी पूरा पूरा ग्रुप उससे जुड़ गया COH, और प्लस इसमें क्या हुआ, HCl निकल गया, ठीक है। फिर अगेन रिएक्शन हो सकती है, देखो जब हम इस पर रिएक्शन करवाएं तो यहाँ Cl CH2 COH, सबसे सरल रिएक्शन है बेटा, Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे, फिर एक H हट जाएगा, एक Cl और लग जाएगा वहाँ, तो यहाँ क्या होगा, Cl2 और CH COOH और प्लस HCl। फिर अगेन रिएक्शन करवाओ, देखो Cl2 CH COOH प्लस Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा हमारे पास CCl3 CCOOH और प्लस इसमें क्या होगा, HCl। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन, ठीक है ना। और ये हमेशा लाल फास्फोरस की उपस्थिति में होती है, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सिंपल ही है, और ये केवल नाम इसका थोड़ा अटपटा सा बस, बाकी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा इसमें, ये तो हमारे पास कुछ अन्य अभिक्रियाएं भी हैं, जैसे टॉलन अभिकर्मक के साथ, है ना। तो
तो यहाँ पर देखो इनमें एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है ना, यहाँ पर यदि देखोगे तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिससे अन्य के साथ होती है। जैसे देखो टॉलन अभिकर्मक, टॉलन अभिकर्मक मालूम है आप लोगों को क्या होता है बेटा टॉलन अभिकर्मक? वैसे हमने सिंपल Ag2O के रूप में लिखा था इसको, लेकिन एक नया बताया था मैंने पूरे टॉलन अभिकर्मक। बताओ तो टॉलन अभिकर्मक, मैंने बोला था कि आपको टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला बताना है। ये तो Ag2O तो है ही, लेकिन टॉलन अभिकर्मक भी बताया था, और साथ साथ में फेलिंग सॉल्यूशन भी बोला था कि फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलन अभिकर्मक दोनों का फॉर्मूला आप लोगों ने बताना। तो बताओ टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला बताओ, ये बताना बेटा, जल्दी बताओ। टॉलन रीजेंट का फॉर्मूला बताना है। कितने लोगों को पता है, बताओ जल्दी। जल्दी बताओ बेटा। टॉलन रीजेंट, जल्दी बताओ। आप लोग बता क्यों नहीं रहे? जो टॉलन रीजेंट का जो फॉर्मूला है वो बताना है आप लोगों ने। क्या था टॉलन रीजेंट का? हाँ AgNH3 2OH। बिल्कुल, AgNH3 की होल ट्वाइस OH। प्लस का चिन्ह था बेटा इसमें, बोलो जल्दी से। OH ये रहा होगा, है ना, यही कह रहे हो ना आश्विन? ठीक है बेटा, इस प्रकार से देखो बेटा, ये हमारे पास टॉलन रीजेंट है। इसको हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, याद रखना, मैं बार बार पूछूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो जो फेलिंग सॉल्यूशन है वो सिंपल है बेटा, Cu और OH के होल ट्वाइस, है ना, ये फेलिंग सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर भी हम क्या लेते हैं, CuO लेते हैं। अब देखो हमने क्या करना है, टॉलन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करवानी। तो टॉलन अभिकर्मक होता है HCOOH, और इस पर क्या होगी बेटा रिएक्शन, Ag2 होगी। ये इसका पार्ट है, इसके प्रोडक्ट ये है ना। तो जैसे ये टॉलन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया होगा तो ये क्या करेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन कर लेता है, तो ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा, और साथ साथ में इसमें सिल्वर मिरर आता है। सिल्वर मिरर का मतलब एक परत बन जाती है चांदी की ऐसे करके इसके चारों ओर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, फॉर्मिक अम्ल के साथ भी टॉलन अभिकर्मक अभिक्रिया करता है, ठीक है ना। मेन ये क्या करता है एल्डिहाइड के साथ, लेकिन यहाँ पर भी देखो फॉर्मिक अम्ल के साथ कर लेता है, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मिक अम्ल के साथ फेलिंग सॉल्यूशन भी करता है। ये किसकी तरह गुण दिखा रहे हैं, एल्डिहाइड की तरह, जैसे एल्डिहाइड दिखा था ना, ऐसी अभिक्रिया दिखा रहे हैं। HCOOH लिया, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल CuO लेते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, है ना, ये फेलिंग सॉल्यूशन के रूप में, है ना, एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आएगा CO2 प्लस H2O, और प्लस क्या आएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2, इसका लाल अवक्षेप हमें प्राप्त होता है, रेड। यहाँ पर जो सिल्वर मिरर दिखाई देता है, और इसका लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। एक होता है बेटा वेंडिक्ट सॉल्यूशन, तो वेंडिक्ट सॉल्यूशन भी यही लगभग होता है, तो उसके साथ भी हम इस प्रकार से अभिक्रिया करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, फेलिंग सॉल्यूशन और दूसरा हमारे पास टॉलन रीजेंट, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इनको ध्यान रखिएगा। इसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, देखो एरोमेटिक कंपाउंड जो अम्ल के रूप में है वो है बेंजोइक अम्ल। बेंजीन के ऊपर यदि क्या लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजोइक अम्ल,
है ना, इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले ध्यान रखना, इसमें 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। और कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? एक होती है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण जिसको हम बोलते हैं, हैलोजिनेशन, है ना, हैलोजनीकरण। दूसरी होती है इसमें, एक तो हैलोजनीकरण हो गया, दूसरा होगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन बोलते हैं, नाइट्रेशन, ठीक है ना, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण जिसको हम बोलते हैं। और तीसरी होती है सल्फोनीकरण, सल्फोनेशन। और एक होती फ्रीडल क्राफ्ट। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कुछ अभिक्रियाएं कुछ देते हैं और कुछ नहीं देते। तो जैसे इसमें आप लोगों के पास फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया इसमें नहीं है, तो ये तीनों ही है। तो पहले हम क्या करवाएंगे, हेलोजिनेशन, माने हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवानी। हेलोजन हमारे पास होते हैं बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये होते हैं। तो जैसे हम इस पर ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे, ध्यान रखना जब COOH ग्रुप ऊपर होगा, टॉप में होगा, तो ये मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। जुड़ने वाला ग्रुप क्या, जैसे पहले वाला OH ग्रुप था ना, तो OH ग्रुप यदि होता था तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ता था, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन जब COH ग्रुप होगा तो केवल मेटा पे जुड़ेगा बेटा, यहाँ पर ये ऑर्थो और पैरा पे नहीं जुड़ेगा। तो ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ ब्रोमिनेशन होगा और ये होगा FeBr2 की उपस्थिति, 3 की उपस्थिति, Br3 की उपस्थिति। और ये क्या बना देगा, ये इस पोजीशन पर जुड़ जाएगा, यानी कि COOH और यहाँ पर Br जुड़ गया, प्लस इसमें क्या होगा, HBr निकलेगा, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। मेटा मेटा पोजीशन पर ब्रोमो लगा हुआ, मेटा ब्रोमो ब्रोमो बेंजोइक एसिड, क्या बोलेंगे बेटा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ये हो गया। दूसरा हम करते हैं रिएक्शन नाइट्रेशन, नाइट्रिक अम्ल के साथ। देखो बेटा नाइट्रेशन कैसे होगा, जो अब जुड़ने वाला ग्रुप तो कहाँ जुड़ना है, मेटा पोजीशन पर, ये तो कंफर्म हो गया। यदि किसी के ऊपर, किसी बेंजीन के ऊपर COOH है, तो जुड़ने वाला ग्रुप हमेशा कहाँ जुड़ेगा, मेटा पोजीशन पर। अब हम इस पर नाइट्रिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं, HNO3 की, है ना। HNO3 की रिएक्शन, ये ध्यान रखना बेटा, ये कंसंट्रेट HNO3 होगा, है ना। ये हमेशा किसकी उपस्थिति में होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ता है नाइट्रेशन में, है ना। तो ये क्या होगा, ये रिएक्शन इस प्रकार से बना देगा, जैसे बेंजीन रिंग होगा और यहाँ पर COOH। जब COH ग्रुप ऊपर होता है बेटा, तो जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ होगा, मेटा पोजीशन पर। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे इसमें NO2 और इसका नाम होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसका नाम क्या होगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है। एक और होता है फिर उसके बाद सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण, यानी कि सीधे हमारे पास ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, सरल है बेटा। देखो यहाँ पर हम क्या लेंगे, सल्फोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड लिया, इस पर हमने क्या करवानी रिएक्शन, H2SO4 की, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे सीधे डायरेक्ट। सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे तो ये बेंजीन रिंग होगा और बेंजीन रिंग के ऊपर जो टॉप में होगा वो होगा COH ग्रुप यहाँ पर रहेगा, लेकिन मेटा पोजीशन पे क्या होगा बेटा, SO3H जुड़ेगा और प्लस इसमें क्या होगा, H2O निकल जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा मेटा सल्फोन सल्फोन सल्फो बेंजोइक एसिड, है ना, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये सल्फोनीकरण हो जाएगा। जुड़ने वाला ग्रुप कहाँ जुड़ रहा है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये है बेटा इसका कंप्लीट पार्ट, इसका जो हमारे पास 8वां चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। कल से हम 9वां चैप्टर पढ़ेंगे। अब इसका यूजेस देख लो बेटा, एक है मेथेनोइक एसिड। तो जो मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक एसिड होता है HCOH। इसका जो यूज होता है वो रबर बनाने में यूज होता है। रबर तो आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। रबर टेक्सटाइल में जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, है ना, और रबर में होता है, रबर में भी हो सकता है, टेक्सटाइल फैक्ट्री में होता है। टेक्सटाइल जानते हैं आप लोग, जहाँ कपड़े वपड़े बनते हैं, ठीक है, जहाँ पर रंग का यूज होता है वहाँ पर भी किया जाता है, लेदर बनाने में भी, है ना, तो वहाँ पर हो सकता है। और जो हमारे पास एथेनोइक अम्ल है,
एथेनोइक अम्ल जानते हैं आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनोइक अम्ल का जो उपयोग होता है ये सबसे पहले विलायक के रूप में होता है, सॉल्वेंट के रूप में, है ना। और यहाँ पर देखो इसका प्रयोग हम और जगह भी करते हैं, जो विनेगर बनता है ना, विनेगर, है ना, तो विनेगर बनाने में भी किया जाता है। विनेगर, विनेगर जानते हैं आप लोग, जो चाउमीन वगैरह वगैरह में पड़ता है, और फूड इंडस्ट्री में हम इसका प्रयोग करते हैं विनेगर के रूप में, ठीक है। ये इसके उपयोग हैं जहाँ पर इनका उपयोग हो सकता है। इसके बाद